हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। फिर इनके अंतर देखे थे कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। वृद्धि समय के साथ रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। ये हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। प्रसव, पूर्ण अवस्था, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो डेवलपमेंट से संबंधित जिन जिन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं ना डेवलपमेंट के, वो वाले करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में तीन सिद्धांत हैं इसके अंदर। तो तीन वैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट थ्योरी दी है। उन तीनों थ्योरी को हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारी इकोलॉजिकल थ्योरी। कौन सी है फर्स्ट है इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसे पारिस्थितिकी सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी सिद्धांत बोलते हैं। और इसी सिद्धांत का एक नया नाम है जो हमारे DSSB एग्जाम के अंदर आया था, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा नाम इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सामाजिक स्वेगात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सामाजिक स्वेगात्मक सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके नाम हो गए, कितने नाम हो गए? पारिस्थितिकी सिद्धांत हो गया, एक बायोलॉजिकल मॉडल हो गया, और एक सामाजिक स्वेगात्मक सिद्धांत हो गया, और एक हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकल थ्योरी हो गया, ठीक है। इसके नाम, ये अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। तो देखते हैं अपना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक यूरी ब्रोनफेनब्रनर हैं। इन्होंने जो अपना संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे के विकास, कौन सा विकास? सामाजिक विकास के बारे में इन्होंने बताया है कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है। कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसके जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, उसको प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है और उसी से उसका विकास शुरू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ घटक दिए हुए हैं बालक के विकास को जो प्रभावित करते हैं। कौन से हैं? बच्चे के दोस्त हो गए, परिवार हो गया, समायोजन, संस्कृति, संस्थाएं और वातावरण। ये सभी क्या है? बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इन्होंने 5 अवस्थाएं दी हैं, मतलब 5 मंडल बताए हैं। लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल मीजो सिस्टम, बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, और वृत्त मंडल मैक्रो सिस्टम, और ये क्रोनो सिस्टम बताया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं लघु मंडल, जिसको माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। इस मंडल के अंदर पता क्या है? इस मंडल के अंदर बच्चा, सिर्फ वो लोग शामिल होंगे इसके अंदर जिनसे बच्चा स्वयं इंट्रैक्शन कर सके, मतलब स्वयं जिनसे अंत्य क्रिया कर सकता है, मतलब ये बोल ले कि आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। इसके अंदर कौन से लोग शामिल होंगे जिससे बच्चा आमने सामने बातचीत कर सकता है। लाइक जैसे उसका परिवार हो गया, समाज, उसके जो पास पड़ोस के लोग हो गए, नेबरहुड आ गया इसके अंदर, ये वाले लोग इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और मित्र भी इसी के अंदर आएंगे, सोसाइटी आ गई, माता पिता, परिवार, भाई बहन, जो पीयर्स ग्रुप हैं वो सभी इसके अंदर शामिल होंगे। और जो मध्य मंडल है ना, मीजो सिस्टम, इसके अंदर क्या है? जो लघु मंडल के अंदर जो लोग शामिल हैं उनके साथ समायोजन करना मध्य मंडल के अंदर आता है। मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं जिनसे वो डायरेक्ट रूप से संबंधित हैं, उनके साथ किस प्रकार उसका समायोजन है, किस प्रकार उनका व्यवहार है, उनके साथ कैसी उसकी बॉन्डिंग है, वो सभी किसके अंदर आएगा? मध्य मंडल के अंदर आएगा, ठीक है। और ये बच्चे को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, ये वाला मंडल भी और ये वाला मंडल भी। और तीसरा मंडल है ना अपना एक्सो मंडल, वो वाला भी, मतलब तीनों के तीनों बच्चे को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चा अपने परिवार, अध्यापक आदि के साथ समायोजन करता है और वह मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। जब बच्चे के परिवार वाले, अध्यापक, पड़ोसी और उसके साथी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो बच्चे उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उनके माता पिता उनसे कैसे समायोजित करते हैं, ठीक है। और
एक्सोसिस्टम आ गया। बाह्य मंडल में बच्चा स्वयं तो नहीं होता, पर उसकी निकटस्थ संदर्भ की अनुभूतियां उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे माता पिता का कार्यस्थल, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो बच्चे को क्या डायरेक्ट रूप से ही प्रभावित करती हैं। अगर बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो सीधी सी बात है उसका डेवलपमेंट प्रभावित पक्का होगा। और माता पिता का कार्यस्थल, अब मान के चलो कि अगर माता पिता अच्छी जॉब पर हैं या उनका जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है, तो इससे भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा। और एक बच्चा है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसके माता पिता ऐसे ही काम चलाते हैं, तो उसका डेवलपमेंट ऑफकोर्स मतलब पक्की बात है कि उससे भी क्या होगा, प्रभावित होगा। आगे हम देखते हैं मैक्रो सिस्टम। वृत्तमंडल, वृत्तमंडल के अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है, अर्थात सांस्कृतिक प्रथाएं, जो सामाजिक आर्थिक स्तर है ना हमारा, मतलब जो हमारी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो वाले इसके अंदर आते हैं, वो इसको ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो सोसाइटी का कल्चर हो गया, उससे बच्चा नैतिकता, सोच, देश का वातावरण के प्रति जो उसकी सोच है, हिंदू मुस्लिम है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे सिस्टम आ गया इसका। लाइक देश के बारे में बच्चा क्या सोचता है, कोई हरियाणा से है तो वो हरियाणा के बारे में क्या सोचता है, ऐसी थिंकिंग होगी। जैसे हम बोल देते हैं कि यूपी वाले लोग ऐसे हैं, बिहार के ऐसे हैं, साउथ के लोग ऐसे, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर आ गई हमारे किसमें, मैक्रो सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं घटना मंडल। इसके अंदर बच्चा क्या है, इसके अंदर जैसे मान के चलो कि परिवार में माता पिता हैं उसके, उनका ट्रांसफ़र हो गया कहीं, पहले बच्चा रह रहा था हरियाणा के अंदर और फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया साउथ में, तो साउथ में उसके जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो स्थिति है, उससे बच्चे पर जो प्रभाव पड़ेगा वो वाली चीज़ इसके अंदर आती है। और व्यक्ति पर इसकी ऐतिहासिक परिस्थिति का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा इस चीज़ में समायोजन ही नहीं कर पाता। तो आई होप आपको ये जो हमारा कौन सा है, ब्रोनफेन-ब्रनर की थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, आगे है अपने मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइको सोशल डेवलपमेंट। और ये किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने दी थी ये थ्योरी। किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने दी थी ये थ्योरी। और एकमात्र मतलब साइकोलॉजी के अंदर देखें तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे स्टेज का वर्णन किया है। बाकी सभी वैज्ञानिकों ने सिर्फ एडोलसेंस तक के बारे में बताया है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं एरिक एरिक्सन जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। किसने, एरिक्सन ने। और इसने एरिक्सन ने क्या है, अपनी प्रत्येक स्टेज के अंदर, प्रत्येक स्टेज में, हर एक स्टेज के अंदर व्यक्ति को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। ठीक है, हर प्रत्येक स्टेज में एक चैलेंज फेस करना पड़ता है और उस चैलेंज को क्राइसिस बोला है। क्या बोला है, क्राइसिस बोला है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको केवीएस एग्जाम और डीएसएसबी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीटेट में तो बस ये पूछते हैं कि किस स्टेज के अंदर बच्चे में विश्वास बना, मैं विश्वास, नाम पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 6th स्टेज का नाम क्या है, 5th का नाम क्या है, उसके अंदर थोड़ा बहुत और पूछ लेंगे। लेकिन जो हमारे ये एग्ज़ाम हो गए डीएसएसबी और केवीएस, उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो प्रत्येक स्टेज के अंदर बच्चे को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो उस चैलेंज को क्या बोलते हैं, तो उसको क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने इस थ्योरी के अंदर क्या बताया है। मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाएं। फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट विस मिसट्रस्ट। ये 0 से 1 साल तक होती है। इसमें क्या है कि अगर छोटे बच्चे के माता पिता हैं उससे उचित स्नेह है, प्यार प्रेम करेंगे, उसकी अच्छी केयर करेंगे, तो बच्चे में ऑफकोर्स विश्वास होगा, ट्रस्ट पैदा होगा उनके प्रति। अगर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मिसट्रस्ट आ जाएगा। और सेकंड है अपनी ऑटोमी विस सेम, मतलब स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता। मतलब ये होती है 1 साल से 3 साल के बीच में बच्चा लगभग चलने लग जाता है, अच्छे से बोलने लग जाता है और क्या करने लग जाता है, मतलब पहचान करने लग जाता है कि ये कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और किसी के पास जाना भी नहीं पसंद करता। तो ये क्यों चीज़ें होती है, क्योंकि बच्चा उस व्यक्ति के व्यवहार को पहचानने लग जाता है कि इस बच्चे का व्यवहार मेरे प्रति कैसा है, मतलब इस परिवार के सदस्य का, बच्चे का नहीं। स्वायत्तता का अर्थ है कि स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, सोच करना आदि पसंद करने लगते हैं और वे दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो खुद स्वायत्त, खुद अपने आप काम करने लग जाते हैं। अगर हम सहयोग करेंगे, उनको थोड़ा मोटा काम देंगे कि रसोई में से ये चीज़ लेके आओ या कुछ ये काम करो, तो उनके अंदर थोड़ा क्या होगी, वो खुद
अपने आप मतलब पॉजिटिवनेस आएगी, वो करने लगेंगे। लेकिन अगर एक स्टेज पे हम बच्चे को कुछ ना करवाएं उनसे, और ना ही उनसे कुछ उनका सहयोग करें, हमेशा डांटते रहें। मान के चलो कि कोई छोटा बच्चा है और उसने चाय का कप है वो फोड़ दिया, एक तो हम ये मानने की भी फूट गया फट गया बच्चा है कोई नहीं, एक हम उसको डांट दें तो मतलब आगे वो बच्चा कप की तरफ मतलब उठाएगा भी नहीं उसको। उसके दिमाग में ये बात रहेगी, अगर ये दोबारा गिरा तो मुझे फिर डांट सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ बच्चे की यहीं से डेवलप होकर उसका बेस तैयार करती हैं, ताकि फिर वो आगे जो कई बार होता है ना, कई बच्चे बड़े हो जाते हैं मतलब एडोलसेंस एज में या उससे भी अडल्ट हैं, वो किसी डिसीजन को अच्छे से नहीं ले पाते, मतलब कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। तो ये चीज़ क्यों होती है, ये जो हमारी शुरू की स्टेज होती है ना, वही स्टेज यहाँ पर प्रभावित करती है फिर बच्चे को। ठीक है, शुरू में तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, लेकिन रियल बात अभी सच है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है बच्चे की लाइफ में। आगे देखो, पहल बनाम अपराध बोध, ये वही है, 3 से 5 साल तक होती है इसकी अवस्था, और इसमें बच्चा समझने की क्षमता थोड़ी विकसित हो जाती है, जिज्ञासु हो जाता है, हर एक चीज़ जानना चाहता है, बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर हम उसकी पहल करेगा वो किसी काम को करने की, किसी चीज़ को पूछने की, अगर हम उसकी सहयोग करेंगे, उसकी बातों का जवाब देंगे, तो उसके अंदर क्या होगी, उत्सुकता पैदा होगी, और इसकी वजह से वो हर एक चीज़ में पहल दिखाएगी, मैं करूँगा ये काम, मैं करके दिखाता हूँ। दूसरी तरफ उसकी उत्सुकता को अगर हम दबा देते हैं, उसे डांट देते हैं, तो बच्चे के अंदर गिल्ट की भावना आ जाती है। आगे देखो, आगे है अपनी फोर्थ स्टेज आ गई 6 से लेकर 12 साल, जो कि उत्तर बाल्यावस्था के अंदर आती है, परिश्रम बनाम हीनता। मतलब बच्चे इसमें मोटर कौशल अच्छे से सीखते हैं। अब आपने देखा होगा इस स्टेज के बेस पे बोले कि जो हमारे NEP 2020 है ना, उसके अंदर बच्चों को क्या कर दिया है, 6th क्लास में बच्चा क्या होता है कि उसको मोटर कौशल कोई एक स्किल के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा ले जिससे वो अपनी अच्छी स्किल पकड़ कर सके। ठीक है, तो जैसे गर्ल्स को ब्यूटी दे दी जाती है, या फिर IT वगैरह दे दी जाती है, बॉयज़ को इलेक्ट्रीशियन वगैरह के ट्रेड, मतलब ये बच्चे 10th या 12th के बाद ITI के माध्यम से करते थे, लेकिन अब स्कूल के अंदर ही बच्चे को ये चीज़ सिखाने लग गए हैं NEP 2020 के अंदर। तो ये क्यों की है ये चीज़ स्टार्ट, क्योंकि जो चीज़ बच्चा इस स्टेज में सीखेगा ना, वो बहुत अच्छे से सीखेगा और कभी भूलेगा नहीं उस चीज़ को, और विकसित हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चा हर काम करने की कोशिश करता है अगर, और अपने परिश्रम से करता है। दूसरी तरफ अगर मतलब अच्छे से करने की कोशिश करता है हर काम को, अगर वो अच्छे से करेगा, उसका प्रोत्साहन करेंगे, तो बच्चा क्या परिश्रमी बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका कोई काम नहीं देंगे उसको, और बच्चे की काम करने की क्षमता कम होती जाएगी, और बाद में उसमें क्या हीन भावना आ जाएगी। आगे है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी विस कन्फ्यूजन। 12 से 18 साल के बीच एडोलसेंस हो जाते हैं, और फिर वे अपनी खुद की पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि वो खुद के बारे में जानने, मतलब नार्किसिस्ट का जो अप लेवल होता है ना, नार्किसिस्ट का बिल्कुल पीक लेवल वो इसी स्टेज में होता है। नार्किसिस्ट मतलब सिर्फ अपने बारे में बच्चा जानता रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ें, कि उनका क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य उनको कहाँ तक लेकर जा सकता है। दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, तो उनमें बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर वो उद्देश्यपूर्ण काम करेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, जिससे उनका क्या होगा, उनके अंदर कोई भ्रांति पैदा नहीं होगी। अगर बहुत सारे रास्ते के अंदर वो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, कोई एक रास्ता नहीं चुन पाएंगे, तो उसके अंदर उनमें क्या हो जाएगा, पूर्ण काम नहीं करेंगे तो उसमें भ्रांति पैदा होगी। मतलब अगर पॉजिटिवनेस आएगी अगर अच्छा रास्ता चुनेंगे तो, और नेगेटिवनेस क्या आएगी जब वो एक रास्ता नहीं चुन पाते हैं तब। 6th स्टेज है अपनी आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी विस आइसोलेशन। मतलब ये होती है 20 से 30 साल की उम्र में। इसमें मतलब घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है बच्चा, आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसमें उनमें आत्मीयता का भाव पैदा होता है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो उसमें क्या अलगाव पैदा, आइसोलेशन हो जाता है। 7th स्टेज आ गई अपनी जननात्मकता बनाम शिथिलता। जननात्मकता का मतलब है दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों का भला करना, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, अगर वो ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे और उनका भला करने की सोचेंगे, तो उनके विचार एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं।
8th स्टेज देखो, इंटीग्रिटी विस डिसपेयर्स, संपूर्णता बनाम निराशा। ये 60 से ऊपर होती है। इस स्टेज के अंदर बच्चे की नहीं, व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं होती है ना, वो पूरी हो चुकी होती हैं। इस स्टेज के अंदर वो अपने भविष्य की नहीं सोचता, बल्कि जो उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर किया है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो किया है, अच्छे बुरे काम, वो अपनी सफलताओं के बारे में सोचता है। ठीक है, जो उसने सोचा था अपनी लाइफ में, अगर उसने वो अचीव कर लिया तो वो क्या करेगा, वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब अगर उसने अपनी लाइफ में असफलताएं फेस की हैं, ठीक है, तो उसके अंदर निराशाएं ज़्यादा आ जाएंगी। अब ये स्टेज तो हमने देख ली, लेकिन मेन बात पता है क्या है इसमें, इस स्टेज के अंदर प्रत्येक स्टेज पर एक वो बताया गया है, वर्च्यू। क्या बताया गया, प्रत्येक स्टेज पे वर्च्यू बताया गया है। वर्च्यू मीन्स गुण बताया गया प्रत्येक स्टेज का। और फिर एक प्रत्येक स्टेज के अंदर एक टास्क दिया गया है। ठीक है, ये एक बार अलग से देख लेते हैं। अगर साथ साथ में आपको बताते तो शायद आपको ध्यान ना रहते। इसमें देखो, फर्स्ट स्टेज है अपने, कौन सी थी फर्स्ट स्टेज, विश्वास बनाम अविश्वास। तो उसके अंदर जो अपना वर्च्यू है वो क्या होगा, होप होती है। क्या होती है उसमें, फर्स्ट स्टेज होगी अपनी कौन सी, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट विस मिसट्रस्ट। इसके अंदर जो वर्च्यू है अपना वो क्या होती है, होप होती है, आशा। बच्चे को आशा होती है कि ये मेरा मतलब ट्रस्ट के लायक है, विश्वास की ये मुझे गोदी में पक्का उठाएगा। इस स्टेज पर इतना ही होता है बच्चे के अंदर। और जो उसका टारगेट होता है, टास्क होता है, वो सिर्फ उसका फीडिंग करना होता है। क्या होता है उसका टारगेट, सिर्फ फीडिंग करना होता है। ये तो फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर बच्चे के अंदर विल होती है कुछ करने की भी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। ठीक है, और उसकी जो मेन टास्क क्या होता है इस चीज़ के अंदर, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तक किस चीज़ में, वो जो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज है ना, मतलब टॉयलेट वगैरह करना, ये वाली सुसु पोटी में ज़्यादा बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। और थर्ड स्टेज आ गई अपनी, इस स्टेज के अंदर उसका जो वर्च्यू है वो क्या है, पर्पज़। इसका वर्च्यू क्या है, इसमें गुण क्या है इस स्टेज का, वो है पर्पज, किसी भी पर्पज को पूरा करना। पर्पज बड़ा नहीं होगा इस स्टेज के अंदर, छोटा सा पर्पज मीन्स छोटा सा काम करना। जैसे गेट पर कौन आया, देख के आओ। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टास्क होंगे इस स्टेज के अंदर, वे टास्क बच्चा क्या करता है, पूरा करता है। और जो एक्सप्लोरेशन है ना, वो प्लेइंग के माध्यम से करता है। इसके अंदर जो उसके टास्क है वो सिर्फ उसका प्लेइंग करना, खेलना होता है उसका, और कोई ज़्यादा मेन पर्पज नहीं होता। फोर्थ स्टेज देखो, फोर्थ स्टेज के अंदर इसमें बच्चा अपने जो वर्च्यू है उसका गुण वो क्या होगा, इसमें उसका कॉम्पिटेंसी होगा। क्या होगा, कॉम्पिटेंसी, मतलब वो कितना कर सकता है। जैसे उसने सोचा कि आज मैं स्कूल जाने लग जाता है इस स्टेज का बच्चा, तो वो सोचता है कि आज मैं 2 पोएम याद करूँगा, ऐसे कुछ सोच लेता है। लेकिन अगर उससे हो जाती है तो वो बिल्कुल पॉजिटिवनेस, मतलब अच्छा अच्छा महसूस करता है। अगर नहीं होती है तो वही बात, उसके अंदर हीनता आ जाती है। ठीक है, और स्कूल और स्पोर्ट्स के, लाइक स्पोर्ट्स में देख लीजिए, जैसे बच्चा खेलने लग जाता है तो खेल के अंदर जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो वो छोटे बड़े बच्चों की तरह करता है कि मैं भी ऐसे छक्का लगाऊंगा, चौका लगाऊंगा। अगर लग जाता है तो वो प्रेशर में बनता है, ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। अगर नहीं लगता तो हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे टास्क होते हैं इस स्टेज के अंदर। अब है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज के अंदर जो उसकी वर्च्यू होता है वो होता है फिडेलिटी। क्या होता है, फिडेलिटी। और जो उसका टास्क क्या हो गया, इसके अंदर जो उसका टास्क है, 12 से 18 साल हो गया, तो इसका मेन टास्क क्या होता है, वो सोशल बनना चाहता है, समाज के अनुसार अपने आप को ढालना चाहता है। ठीक है, और जो अपने उसके रिलेशनशिप है फ्रेंड के अंदर वो बढ़ाना चाहता है। सिक्स्थ स्टेज देखो, इसमें है आत्मीयता बनाम अलगाव। सिक्स्थ स्टेज के अंदर इसमें बच्चा 20 से 30 साल की एज में होता है, मतलब बिल्कुल अडल्ट हो जाता है। इसके अंदर जो उसका वर्च्यू है वो क्या होता है, वो उसका लव होता है। ठीक है, अगर ये अच्छे से होता है तो उसमें आत्मीयता आ जाती है, अगर नहीं बन पाता तो मतलब आइसोलेशन महसूस करने लगता है। और जो इसका टास्क होता है इस स्टेज के अंदर वो क्या होता है, वो रिलेशनशिप ही होता है इसके अंदर। ठीक है, अब आ गए हम कौन सी, सेवंथ स्टेज पर। सेवंथ स्टेज अपनी 40 से 50 साल की होती है। इसके अंदर जो उसका वर्च्यू होता है वो अभी परिवार की केयर करना, दूसरों की केयर करना, लाइक या माता हो या पिता के रूप में करो, वो दूसरों की केयर करता है। और इसका जो टास्क है, वो टास्क क्या है इसका, वो है भाई वर्क करना अपना, और अपनी जो
वर्क पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, अपने काम पर ध्यान ज़्यादा देता है इसमें। और 8th स्टेज में इसका वर्चू क्या होता है? 8th स्टेज में वर्चू होता है इसका विजडम, मतलब पीक लेवल चला जाता है अपनी बौद्धिक अक्षमता का। और जो अपना 8th क्या बच गया? इसका टास्क बच गया। और टास्क क्या होता है इसका? टास्क होता है इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स जो उसने पहले जो कुछ किया था उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो अब बताए हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है। पहले वाली चीज़ तो अब इतना लेवल बढ़ गया है कि पहले वाली चीज़ अब बहुत कम पूछते हैं। आगे भाई सामाजिक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी थी भाई? इसके जो प्रतिपादक हैं वो बंडूरा हैं भाई, ठीक है। बंडूरा और वाटसन, ज़्यादातर बंडूरा का नाम ही चलता है सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। इसमें इन्होंने अवलोकन सिद्धांत को बताया, ऑब्जर्वेशन मेथड को बताया है। यह सिद्धांत दूसरों के निरीक्षण सीखने पर बल देता है। बंडूरा के अनुसार हम अपने विचारों की तरफ वातावरण से सीखते हैं। बंडूरा ने क्या बताया है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं। उनके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते कि एक काम को कैसे करना है, बल्कि यह भी सीखते हैं कि जो हमने काम किया है, जो हम सीख रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक विशिष्ट अवस्था बताई है। और इन्होंने क्या है कि जो व्यक्तित्व है हमारा, जो सामाजिक अधिगम विकास है, वो एक मॉडल्स के रूप में व्यक्ति का विकास करता है, ठीक है। और इससे हम इन्हें पुनर्बलन पर भी बल दिया है, परंतु सामाजिक परिवेश से मिलने वाला पुनर्बलन सामाजिक परिवेश से मिलने वाले पुनर्बलन से होता है। क्या बोला इसमें? इन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया है, परंतु सामाजिक परिवेश से मिलने वाला पुनर्बलन सामाजिक परिवेश से मिलने वाला पुनर्बलन है। मतलब एक तो पुनर्बलन हो गया हमारे खुद का, खुद हम जो अपने आप को किसी चीज़ में हमने अच्छा लगा तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर नहीं लगा तो उसको वही छोड़ देते हैं, ठीक है। एक है समाज के अनुसार, अगर हमें किसी से बात करना, किसी से रिलेशन पॉजिटिवनेस है तो हम रखते हैं, वरना उस चीज़ को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं अपनी लाइफ से। फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने 3 बच्चे लिए। इन्होंने फर्स्ट बच्चे को क्या है, कोई अपराध की फिल्म दिखाई, अपराधी ने कोई अपराध किया और उसके लिए उसको प्राइज दिया गया। दूसरे बच्चे को क्या कि एक अपराधी को क्या प्राइज दिया, इसमें उसको पनिशमेंट दी गई, ठीक है, इसमें उसको पनिशमेंट दी गई। और तीसरे बच्चे को क्या किया गया कि अपराधी को एक बार तो प्राइज दिया गया और एक बार उसको पनिशमेंट दी गई। तीनों बच्चों के बारे में जब उनसे देखा गया, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही किया। अगर कोई अपराध किया तो वो सोचता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पुरस्कार मिलेगा, और दूसरा अपराध करता है तो उसे पता है कि तुझे दंड मिलेगा, और जो तीसरा है वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, या तो प्राइज मिलेगा या फिर दंड मिलेगा, ठीक है। इन्होंने, इनका मतलब ये है कि बच्चे देख कर ज़्यादा सीखते हैं। मॉडलिंग, प्रतिमानों की वजह से क्या करते हैं बच्चे? ज़्यादा सीखते हैं। मतलब रोल मॉडल नहीं समझ लेते हैं हम किसी को, तो वो वाली चीज़ के अंदर ज़्यादा वो दिया इन्होंने। फिर इसने अपनी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बताई है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इतना ही पूछते हैं ज़्यादातर तो कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन किस किस स्टेज के चरण है, तो बंडूरा की है। अटेंशन के अंदर क्या है, अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ पर हम ध्यान लगाना जरूरी है, तभी हम उस पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तभी हम उस चीज़ में अच्छा कर सकेंगे। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है, अभी कहाँ से अच्छा करेंगे, ठीक है। और अब देखो रीअटेंशन, किसी काम को करने के लिए हमें स्मृति मतलब मेमोरी लगाना जरूरी है। जब हम अपनी स्मृति में कुछ धारण करेंगे तो आगे उसे प्रयुक्त कर पाएंगे, अगर धारण नहीं करेंगे तो प्रयुक्त नहीं कर पाएंगे। अब यही देख लो, अगर ये हमने सीरीज स्टार्ट की है सुरहा पब्लिकेशन की, तो कुछ KVS के लिए तो ये मान के चलो कि ये रामबाण है भाई, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स है ना, किसी से अगर तुम 5 का इंटरव्यू देखोगे तो चार बच्चे तो पक्का ये बोलेंगे मैंने सुरहा पब्लिकेशन पढ़ी थी। यहाँ से हमारा बेस मतलब नींव स्टार्ट होती है इस बुक से अपनी, और बिल्कुल आसान सी सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी है। आगे है रिप्रोडक्शंस प्रोसेस। जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, और हम अपनी स्मृति का सहारा लेकर अनेक दिशाओं में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अब आगे है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है। अगर बच्चे को हम पुरस्कार प्रशंसा देते रहेंगे तो उसमें क्या मोटिवेशन ज़्यादा होगा। अब ये मान के चलो कि जो अभिप्रेरणा है ना, वो सीखने को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है?
अब ये देखो कि जो फर्स्ट वीडियो है वो लगभग ज़्यादा बच्चे देखेंगे, लेकिन लास्ट तक क्या है कि कुछ ही बच्चे पहुंचेंगे। रीजन क्या है? मोटिवेशन का। ठीक है, रीजन क्या है? मोटिवेशन का ही रीजन है, क्योंकि स्टार्ट तो सब कोई कर देता है, मेन बात है उसको लास्ट तक लेके जाना। तो इसने 4 पॉइंट दिए हैं बंडूरा ने, ये ध्यान रखना कौन से? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। आगे देखो, ये आगे भी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हम ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद करेंगे। अब 5th चैप्टर देखते हैं अपना। 5th चैप्टर क्या है, क्योंकि 4th चैप्टर कुछ कल कर लिया था, कुछ आज कर लिया, और 5th चैप्टर छोटा है बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो कि 2-3 बात है ध्यान रखने की, उनको देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। प्राय देखा गया कि अगर टीचर पढ़ाते समय श्याम पट, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, किताबें, चार्ट, मतलब इन चीज़ों का यूज़ करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, TLM का यूज़ करता है, तो अब सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं वो बोर नहीं होंगे और अच्छे से सीखेंगे उस चीज़ को, और इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। और अगर हम किसी चीज़ को देख कर, मतलब मॉडल्स के वगैरह, अब खुद से ही हम देखते हैं, अगर किसी चीज़ को हम कंप्यूटर से, किताबों से, इधर उधर से सीखेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। अगर एक हम ऐसे पढ़ते रहें, प्राय देखा गया कि अध्यापक मतलब बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ हमें क्या करेगी? बोर करेगी। ठीक है, तो जो TLM है वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो ऑडियो एड्स हो गया, विजुअल एड हो गया, और एक ऑडियो विजुअल एड हो गया, एड्स हो गया। आगे देखो, इसमें देखो सर्वे सामग्री के अंदर कौन सी आगे जिसे हम सुन सकते हैं? रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लिंगवा फोन हो गया। इसका ये एग्जाम्पल ज़्यादा आता है, कौन सा? लिंगवा फोन हो गया, ग्रामाफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया। और दृश्य के अंदर क्या आ गए? जो जिसे हम केवल देख सकते हैं, जैसे पुस्तकें, श्यामपट, मॉडल, समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस, मानचित्र, ठीक है, सॉरी, एनसाइक्लोपीडिया और एपिडोस्कोप, चार्ट, स्लाइड्स और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये ध्यान रखने, चारों के चारों ध्यान रखने के। कौन से? एनसाइक्लोपीडिया, एपिडोस्कोप, चार्ट, स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये हम केवल ये दृश्य के अंदर आते हैं। हम पता क्या सोचते हैं? चार्ट, स्लाइड हो गया और ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर सोचते हैं जो हमने दिखाई देता है और साथ में सुनाई भी देता है, मतलब इसको हम ऑडियो विजुअल एड सोच लेते हैं, लेकिन ये चार के चार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको अलग से। और है ऑडियो विजुअल एड, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कौन से हो गए? हमारा टीवी, कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट हो गया और वीडियो डेक्स हो गया, टेली कॉन्फ्रेंस हो गया। इसमें ये ध्यान रखने का, कौन सा? टेली कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक है, तो सहायक सामग्री के महत्व क्या क्या है भाई? अगर हम सीधी सी बात है, ज्ञान का स्थायीकरण करना चाहते हैं तो TLM का यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा किया गया शिक्षण कम प्रभावशाली होता है, और जो TLM यूज करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इनके द्वारा विचारों को प्रभावात्मकता प्रदान करते हैं, मतलब अगर TLM यूज करेंगे तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो ज़्यादा क्या लगेगा? प्रभावित, इफेक्टिव लगेगा। सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षण रुचिकर होने के कारण ज़्यादा क्या होगा? एक्टिव होगा। और TLM का यूज प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात किया जा सकता है, मतलब उसको हम TLM को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे लाइक ग्लोब हो गया, एक तो हम बच्चे को ये बताएं कि ये हो गया हमारा भाई भारत, ऐसे बना लीजिए, यहाँ ये है, यहाँ ये है। एक हम चार्ट लेके आए बच्चों को और बच्चे की उंगली रखवा के ये बोले कि भाई ये देखो, ये तो है तेलंगाना, ये है अपना हरियाणा। तो इससे मतलब बच्चे का थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और बच्चा ब्रॉड रूप से सोच सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए TLM का यूज शिक्षण सामग्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।